हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से SMIS एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल मैंने सूचना दी हुई थी आप लोगों को कि डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स के ऐसे 2-3 टॉपिक उठाएंगे जो हमारे CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों व्यू से बात करने वाले हैं। साथ में हम कवर करेंगे CG व्यापम्स को लेकर और इसके अनदर एग्ज़ाम्स के पैटर्न को लेकर। तो हम केवल छत्तीसगढ़ के स्तर पर बात नहीं करेंगे, हम इंडिया लेवल पर भी बात करेंगे, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग के सेक्टर्स में हो, इन सभी क्षेत्र में हम बात करने वाले हैं करंट इवेंट को चीज़ों को लेकर। तो आज हमने 3 से 4 ऐसे टॉपिक्स तैयार किए हैं जो लेटेस्ट और करंट इवेंट का मुद्दा है। पहला टॉपिक हम देखेंगे यूक्रेन और रसिया के बीच जो मामले चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। दूसरे स्तर पर हम स्विफ्ट जो बैंक के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, उस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। और इसके अलावा ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से वीर सावरकर को लेकर भी बात कर सकते हैं। तो 3-4 ऐसे मेजर टॉपिक हैं जिस पर आज हम करंट इवेंट के आधार पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एवरीडे 8 से 9 बजे के बीच हमारी जो करंट इवेंट की क्लासेस हैं वो डेली मैं ही लूँगा। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं करंट इवेंट की चीज़ों को लेकर। सबसे पहला हेडलाइन है हमारा, आज का हेडलाइन होगा हमारा इवैल्यूएशंस को लेकर। इवैल्यूएशन किनका? भारत सरकार का। ठीक है, किसका गाइस? भारत सरकार की इवैल्यूएशंस की बात करेंगे हम। कहने का मतलब है एक दशक 1990 के बाद जब आर्थिक महामंदी का दौर आया था, तो उस दौर से लेकर वर्तमान 2022 तक की स्थिति में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी और उस दौरान भारतीय परिदृश्य अथवा नागरिकों के समानांतर अगर बात किया जाए तो बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हैं जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। चाहे अरब अथवा खाड़ी के प्रदेशों में जो एक तरह से गृह युद्ध जैसी या फिर महा जैसी स्थिति आई थी, तो इन सारी स्थितियों के आधार पर भारत का एक संदर्भ होता है। कैसे? देखिए, नागरिक की जो आवृत्ति होती है, पहले हम क्या देखते थे, नागरिक वह नागरिक जो देश के भीतर भी निवास कर रहा हो और देश के बाहर भी निवास कर रहा हो, जिसको हम NRI, POI और OCI के नाम से जानते थे। NRI वह व्यक्ति होते हैं जो देश के बाहर किसी विशेष प्रयोजन या विशेष उद्देश्य से जाते हैं, जैसे शिक्षा के लिए चले गए, व्यापार के लिए चले गए, जॉब के लिए चले गए, तो ये भी देश के नागरिक ही माने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, अब इस दशा में जो भारतीय नागरिक है ठीक ठाक मात्रा में फंसे हुए युद्ध के बीच, उनकी क्या गलती है? लड़ाई तो 2 राष्ट्रों के बीच चल रही है, उन राष्ट्रों के बीच चल रही है जिसमें हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन हमारे नागरिक फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो भारत सरकार का दायित्व हो जाता है कि उन नागरिकों को वहाँ से निकालें। तो यहाँ हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बात करने वाले इवैल्यूएशंस को लेकर। ठीक है, तो UPSC में यह प्रीलिम्स का भी टॉपिक बन सकता है और साथ में यदि हम देखें तो स्टेट एग्ज़ाम्स में ये मेंस के पोर्शंस में भी बन सकता है कि एक तरफ आप बताइए कि भारत की जो सामरिक रणनीति है उसमें इवैल्यूएशंस की पद्धति क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये UPSC के प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से और जो स्टेट PCS हैं उनके मेंस के दृष्टिकोण से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले डेट वाइज क्लियर कर लेते हैं कि डेट वाइज में क्या क्या स्थिति है, कि चीज़ों का समावेशन हुआ है। आप सब जानते हैं कि 2022 में अभी 24 फरवरी से शुरू हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध, जिसमें यूक्रेन भारतीय नागरिक, कहने का मतलब है उनके बच्चे MBBS की तैयारी करने, फिर अन्य किसी शिक्षा के माध्यम से वहाँ पे गए हुए हैं अध्ययन के लिए। अब वहाँ पे युद्ध छिड़ गया है, इस स्थिति में उनको सुरक्षित लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लगभग वहाँ पर 20,000 ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो फंसे हुए थे, जिसके लिए उनको वहाँ से निकालने का मतलब होगा कि उनको भारत सुरक्षित, स्वदेश सुरक्षित घर वापस लाना होगा। तो इसके लिए 2022 में सरकार ने घोषणा किया है ऑपरेशन गंगा को लेकर। ऑपरेशन गंगा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एयर इंडिया की फ़्लाइट्स उड़ान भर रही हैं और वहाँ से हमारे नागरिकों को सुरक्षित वापस इंडिया ला रही हैं। ठीक है, इसी के आधार पर इंडिया के भीतर, ठीक है, इंडिया के भीतर एक ट्विटर हैंडलिंग के आधार पर ओप गंगा का भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। किसका तैयार किया गया है? ट्विटर हैंडलिंग के आधार पर ओप गंगा प्लेटफॉर्म का भी तैयार किया गया है, कि इसमें 2022 के ही आधार पर। ठीक है, फिर
2000 अगर 20 में देखें, जब कोरोना महामारी का दौर था, तो 2020 में अब हमारे जो नागरिक थे वो अन्य अन्य राष्ट्रों में संचालित थे, कहने का मतलब व्यापार या किसी भी अन्य अन्य क्षेत्रों में वो कार्य का हेतु गए हुए थे, तो उनको सुरक्षित वापस निकालने के लिए सरकार ने 2 योजनाएं चलाई थी। ठीक है, सबसे पहला योजना है समुद्र सेतु योजना। ठीक है गाइस, कौन सी योजना? समुद्र सेतु योजना। और दूसरा है वंदे भारत योजना। ठीक, ये योजनाएं, दोनों योजनाएं 2020 में चलाई गई थी। ठीक, अगर अप्रैल 2021 तक की बात करूं तो वंदे भारत के तहत 60 लाख भारतीयों को घर वापसी किया गया था। किसके तहत? वंदे भारत के तहत, अप्रैल 21 तक। और ठीक समुद्र सेतु योजनाएं जो चलाई गई थी, लगभग इस समुद्र सेतु योजनाओं को जो संचालन था वह 55 डेज और 5000 से अधिक किलोमीटर तक इसमें रेस्क्यू किया गया था। इसमें लाया गया था 3992 भारतीयों को भारत सुरक्षित वापस लाया गया था नौसेना के माध्यम से। और नौसेना के वो प्रमुख जहाज, पहला जहाज जलाश्व, ठीक है, दूसरा एरावत, तीसरा शार्दुल और चौथा है मगर। ये जो मगर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मगर की जो अवस्थिति है, इसकी एक टैंक है, ये एक टैंक की अवस्थिति के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 2020 में इन क्षेत्रों से क्या किया गया था गाइस? ऑपरेशंस चलाया गया था। इसके बाद जो तीसरे स्तर पर हम बात करें तो 2016 में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, कहाँ पर? ब्रुसेल्स में आतंकी हमला हुआ था। और इस आतंकी हमला में लगभग हमारे जो 8 क्रू मेंबर हैं और साथ में 242 जो भारतीय नागरिक हैं वो फंसे हुए थे, तो उनको यहाँ से सफलतापूर्वक क्या किया गया है? निकाला गया है। किसके माध्यम से? भारतीय सेना के माध्यम से। ठीक, तो 2016 के बाद 2015 में 2 क्षेत्र, पहला यमन के आधार पर और दूसरा नेपाल के आधार पर। ठीक है, जब यमन में आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई और उस आंतरिक विद्रोह की स्थिति का जब संचालन की बात आई, तो इस समय जो संकट था, इस संकट के समय में सशस्त्र बल के द्वारा, ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम है राहत। ठीक है, इस राहत के माध्यम से सशस्त्र बल के द्वारा क्या किया था? भारतीय सैनिकों को यमन से निकाला गया था यमन संकट के दौरान। और ठीक इसी प्रकार 2015 में जब नेपाल का भूकंप आया था, तो नेपाल भूकंप के दौरान जो वहाँ पे नेपाल में फंसे हुए भारतीय थे, उन भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन मित्र चलाया गया। तो इसमें क्या किया गया गाइस? इसमें केवल और केवल भारतीय नागरिकों को नहीं निकाला गया, साथ में उन व्यक्तियों को भी निकाला गया जो सैलानी के रूप में यहाँ पे आए हुए थे, विचरण के लिए आए हुए थे, टूरिज्म के रूप में आए हुए थे, तो उनको भी इसके माध्यम से निकाला गया था। ठीक है, तीसरा है इसी समय ऑपरेशन घर वापसी। क्या है? ऑपरेशन घर वापसी। ऑपरेशन घर वापसी 2011 में चलाया गया था। अगर देखा एग्जैक्ट बात तो 26 फरवरी 2011, मतलब 2 दिन पहले ही 28 फरवरी की बात कर रहे हैं, मतलब 2 दिन पहले नहीं, मतलब 2011 में लाया गया था भाई इसको। ठीक है, 2011 में यह लाया गया था घर वापसी। तो इसमें क्या हुआ था? इजराइल और जो लीबिया का गृह युद्ध था, किसका? लीबिया का जो गृह युद्ध था, उस समय इसका संचालन किया गया था। लीबिया से भारतीय नागरिकों को सही सलामत सुरक्षित वापस स्वदेश लाने की बात की गई थी। ठीक है, फिर 2011 के बाद 2006 में ऑपरेशन सुकून चलाया गया था। अब ये सुकून क्या है? ऑपरेशन सुकून, तो ऑपरेशन सुकून था वह व्यक्ति जो कहाँ पर? इजराइल और लेबनान के बीच जब सैन्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, तो इसको उबारने के लिए, इस अवस्थिति को संचालन के लिए, यहाँ से हमारे भारतीय नागरिक को लाने के लिए यह ऑपरेशन सुकून चलाया गया था। ठीक है, इजराइल प्लस लेबनान के बीच जब संघर्ष हुआ था, ठीक है, तो उस स्थिति में
भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया गया था, 2006 में चलाया गया था। 2006 के बाद हाँ, एक और करंट इवेंट की सी मुद्दे बात ना, जो इस ऑपरेशन को हम ऑपरेशन सुकून कहते हैं, इसका एक नया वेरिएंट, नया नाम के रूप में हमको देखने को मिला, क्या? बेरूत लिसिफ्ट। इसको वर्तमान में बेरूत लिसिफ्ट के नाम से भी जानते हैं हम। आई होप यहाँ तक पूरे पॉइंट समझ गए। और 1990 में हम सब जानते हैं कि जब कुवैत एयरलिफ्ट का मामला हुआ था, कुवैत और इराक के बीच जब युद्ध की स्थिति आई थी, जब इराक द्वारा जो कुवैत है वहाँ पर आक्रमण कर दिया गया था, तो उस समय काफ़ी सारे मात्रा में वहाँ पे भारतीय नागरिक मौजूद थे। तो उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने फिर 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट नामक ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, कब? 1990 में। तो ये है भारत की इवैल्यूएशंस को लेकर सामरिक स्ट्रेटजी। अच्छा, 1990 वाला लिख देते हैं यहाँ पे, कुवैत एयरलिफ्ट। ठीक, जो चलाया गया था। तो ये है भारत की क्या इवैल्यूएशंस पॉइंट, जिसके आधार पर इसका संचालन किया गया है। क्लियर है? पहले पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं करंट इवेंट की चीज़ों को लेकर। दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे जैसे कि स्विफ्ट को लेकर। ठीक है, स्विफ्ट एक ऐसी संस्था है जो वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाओं को साझा करता है। यह ट्रांजैक्शन नहीं करता है, लेन देन नहीं करता है, ये केवल जो लेन देन किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन साझा करती है। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। इसके सबसे पहले हम जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। सोसाइटी फॉर, स्विफ्ट का मतलब क्या होगा? सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। पूरा फुल फॉर्म क्या है गाइस? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, ठीक, वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फॉर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, यह एक मैसेजिंग सिस्टम है। मैसेजिंग सिस्टम कहने का मतलब होगा कि यह केवल एक मैसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है गाइज? यह केवल एक मैसेज प्रोवाइड करता है, मैसेज देता है। कैसे देता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, एटीएम का यूटिलाइजेशन करते हैं, या फिर हम किसी को फ़ोन पे वगैरह या पैसे भेजते हैं। जैसे मान लेते हैं ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को क्या किया? पैसे भेजा। ठीक, तो ए नामक ने क्या किया? 5,000 रुपये बी नामक को भेजा। अब इसके अकाउंट से क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा, और इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, 5,000 रुपये चला गया। तो ए नामक व्यक्ति को भी मैसेज चला जाएगा कि आपके अकाउंट से 5,000 रुपये कट गया, और बी नामक व्यक्ति को भी चला जाएगा मैसेज कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये जमा हो गया। अब यहाँ पर जो लेन देन का मामला था, लेकिन इस लेन देन की जानकारी एक मैसेज के माध्यम से मिला कि इसको भी मिला और इसको भी मिला। यही पद्धति एक राष्ट्र के बैंक और दूसरे राष्ट्र के बैंक के बीच होता है। जैसे अगर कोई भारत का व्यापारी है, वह विदेश में व्यापार कर रहा है, जैसे हीरा अगर व्यापार कर रहे हैं, भारत का जो व्यापारी है वह किसी भी राष्ट्र से क्या कर रहा है? हीरा ले रहा है, तो उसके एवज में उसको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? तो यहाँ पे बैंक काम करती है। व्यक्ति आपस में, भाई आमने सामने होंगे तो आप आपस में लेन देन कर सकते हो, लेकिन एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच पैसे के लेन देन में आप कैसे जा सकते हो? हर हमेशा तो नहीं जा सकते हो। तो बैंक काम करती है। बैंक क्या करती है कि आप यहाँ बैठे हैं, आप अपना काम कर लिए, आपने खरीद लिया, अब आपको पैसे भेजना है, आप अपना पैसा रुपए में भेज दिए, आपको कन्वर्ट करने की जो पद्धति है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, बी नामक कंपनी को मिलना है, तो यह पुष्टि करेगा। कैसे करेगा? तो एक राष्ट्र के द्वारा भेजा गया पैसा जो है, ट्रांजैक्शन जो है, बी राष्ट्र को मिला, और बी राष्ट्र के द्वारा पैसा भेजा गया और ए राष्ट्र को मिला। तो इन दोनों के बीच जो लेन देन है, इसका जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? स्विफ्ट करता है। ठीक इस प्रकार जिस प्रकार मैंने ए और बी नामक व्यक्ति का उदाहरण देके आपको समझाया था। तो इसका काम केवल और केवल मैसेज देना है। जैसे हम एटीएम से क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो तुरंत हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपने इतने रुपए पैसा निकाला। ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर भी होता है कि
जो भी जो सेंट्रल बैंक होते हैं वहाँ के, उनके माध्यम से वह मैसेज चला जाता है कि भाई आपको इतना मिल गया। ये राष्ट्रों के आधार पर ही संचालन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं गाइस, मैसेजिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। 1973 में इसकी अभ्युदय हुई थी, ठीक है। और अभी हमने बार बार एक नाम कहा था, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, ठीक है। तो बेल्जियम में ही इसको बनाया गया है, लाया गया है, ठीक है। लगभग इसमें अगर हम पूरी बात करें विश्व में तो 200 से भी अधिक देश इसमें शामिल होते हैं, लेकिन 11 ऐसे औद्योगिक देश हैं जिसके सेंट्रल बैंक को ये कंट्रोलाइज कर सकता है, जिसमें हम क्या देख सकते हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ये ऐसे राष्ट्र हैं जिनके सेंट्रल बैंक को ये नियंत्रित करने का भी कार्य करते हैं। कौन? स्विफ्ट के माध्यम से, क्योंकि उनके जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन पर भी नियंत्रण करने का कार्य करती है अपने पद्धति के माध्यम से। आई होप इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं गाइस, ग्लोबल मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ग्लोबल वैश्विक स्तर पर जो लेन देन संबंधित चीज़ें होती हैं उनको इनके माध्यम से संचालित किया जाता है। क्लियर है। और अगर हम भारत की भी स्थिति को बात करें तो भारत भी इसका ठीक ठाक फिनेंशियल प्रोविजंस में पहुंच सकता है, ठीक। तो आज की वर्तमान की स्थिति में भी बात करेंगे कि स्विफ्ट क्या एक ही ऑप्शन है कि इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरा, स्विफ्ट से पहले टेलेक्स था। टेलेक्स भी क्या करती थी, एक वित्तीय ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। किसके माध्यम से? जैसे हम वर्तमान के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या करती थी गाइस, प्रोवाइड करती थी। तो आज अगर हम विकल्प के रूप में देखें तो क्या इसके बदले कोई ऐसी संस्थाएं भी आ सकती हैं जो स्विफ्ट जैसी ही कोई ट्रांजैक्शन लेन देन संबंधित इंफॉर्मेशंस को पहुंचा सकती है? तो चलिए विकल्प के तौर पर भी बात कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर मुझे दो विकल्प देखने को मिल रहा है, एक तरफ रूस के सेक्टर पर और एक तरफ रिपल कंपनी। आप जानते हैं रिपल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो औद्योगिक क्षेत्र लेन देन में ठीक ठाक मात्रा में बड़ी कंपनी है। तो रसिया पर क्या कर दिया है, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। तो रसिया की सरकार जो है वो क्या कर रही है, वहाँ की जो रुपये है, जैसे हमारे यहाँ भारतीय रुपया है तो वहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल है। तो उन्होंने क्या किया है, रूबल डिजिटल की शुरुआत कर दी है। किसकी शुरुआत कर दी है? रूबल डिजिटल की शुरुआत कर दी। किसके आधार पर? क्रिप्टो करेंसी के आधार पर। क्रिप्टो करेंसी के आधार पर शुरुआत कर दी है। और साथ में जो रिपल कंपनी है, इनके द्वारा एक इंटरलेजर प्रोटोकॉल विकसित किए जाने की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि स्विफ्ट के द्वारा किसी भी राष्ट्र में प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? प्रतिबंध के आधार पर उस राष्ट्र में क्या क्या ऐसे प्रभाव है जो उस राष्ट्र के ऊपर पड़ सकता है? तो सबसे पहला उस पर प्रभाव पड़ता है फ्रीज को लेकर। ये फ्रीज वो वाला फ्रीज नहीं है ना भाई। इसमें क्या होता है, जैसे हर राष्ट्र का एक सेंट्रल बैंक होता है, ये सेंट्रल बैंक से ही केंद्रीय बैंक जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ RBI, तो ये हर राष्ट्रों का अलग अलग क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक में ही जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो स्टोर किए जाते हैं। तो इस समय में मान लेते हैं रूस के समय में बात कर लेते हैं। रूस में क्या किया गया, वहाँ के सेंट्रल बैंक को फ्रीज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि रूस जो है वह अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग नहीं कर सकता है यूक्रेन के संदर्भ में हथियार खरीदने के लिए। यदि वो किसी अन्य देश से हथियार खरीदता है और उसके बदले कहता है कि वो अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का यूटिलाइज करेगा तो वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। यहाँ पे फ्रीज का मतलब यही होता है। फ्रीज का मतलब समझ गए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाएगा ही नहीं। क्लियर, ठीक। दूसरा, रिसोर्सेज को लेकर, तो रिसोर्सेज में क्या, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, ठीक, जैसे पेट्रोलियम की बात करें, कोयला की बात करें, या फिर किसी भी गैस पाइपलाइंस की बात करें, तो यहाँ पे आयात निर्यात से संबंधित जो भुगतान होता है, पेमेंट सिस्टम होता है, उसको भी ये बाधित कर देता है। पूरी तरीके से ये बाधित हो जाता है, जिससे आप आयात निर्यात पे भी नहीं कर सकते। और इन सब का प्रभाव सीधा हमारा मनी कैपिटल पर पड़ता है। किस पर पड़ता है गाइस?
मनी कैपिटल पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इस स्थिति में रसिया पर क्या कर दिया है इन्होंने, फ्रीजिंग कर दिया है सेंट्रल बैंक को। तो रसिया क्या कर रही है, अपने आप में अब स्वयं इंडिपेंडेंट होकर यह कार्य करना चाह रही है, जिसके लिए रसिया की सरकार ने दो ऐसी सिस्टमेटिक पद्धति का अनुकरण किया है। सबसे पहला पद्धति है CIPS, जो इन्होंने लॉन्च करने की बात की है। अब CIPS क्या है, तो क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। मतलब कि जो क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या होता है भाई, समुद्र सीमा के बॉर्डर के बाहर, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक मतलब कि हम राष्ट्र के बाहर भी जो एक लेन देन की प्रवृत्ति होगी, उसके लिए हमने एक पेमेंट सिस्टम तैयार किया है। उसको हम क्या कहते हैं, CIPS के नाम से जानते हैं। और ठीक दूसरा स्विफ्ट जैसा ही, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, स्विफ्ट की आकृति को देखी, तो स्विफ्ट के जैसा ही एक SPFS, क्या गाइस, स्विफ्ट के जैसा ही एक SPFS तैयार किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर ट्रांजैक्शन ठीक, पेमेंट सिस्टम, ठीक है, पेमेंट सिस्टम ऑफ मैसेजिंग। तो फिनांसिंग मैसेजिंग सिस्टम, यहाँ पर इसका पूरा फुल फॉर्म है, जो स्विफ्ट की तरह कार्य करेगा। और इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे भारत के परिदृश्य में, तो भारत में इसका क्या प्रभाव होगा, तो भारत में प्रभाव यही होगा कि भारत ने क्या किया है, 2018 में रसिया के साथ लेन देन को लेकर, व्यापारिक लेन देन को लेकर, जो भारत की SBI बैंक है, जिसको हम SBI और कैनेडियंस बैंक है, इन दोनों ने मिलकर जो रसिया की सेंट्रल बैंक है उसके साथ एक साझा व्यापार तय किया है। अब यदि क्या होगा, यहाँ से अगर स्विफ्ट के द्वारा अनकोडिंग कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, तो जो भारत के द्वारा औद्योगिक आधार पर 2018 में जो निर्णय लिया गया है वो भी हमारा बाधित हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। तो आज के करंट इवेंट से जुड़े ये हमारे दो महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक कंप्लीट नहीं है, ये आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, वीर सावरकर के बारे में 26 फरवरी को उनकी जयंती थी, तो उन्हीं के आधार पर 2-3 पॉइंट्स हम जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो कर लेते हैं अन्य के रूप में। आज का हमारा करंट इवेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो हम वीर सावरकर के जीवन से जुड़े हुए कुछ 2-3 पॉइंट को जानेंगे। जैसे वीर सावरकर जो हैं वो किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए थे, तो पूरे अपने जीवन काल में वो 3 संस्थाओं से जुड़े हुए थे। भारत में उन्होंने अभिनव पहल सोसाइटी की स्थापना की थी, यहाँ पे लिख देते हैं उसको। ठीक है, अभिनव पहल सोसाइटी की स्थापना की थी, और अभिनव पहल सोसाइटी के माध्यम से ही ये क्या करते थे, सीक्रेट, किसके माध्यम से गाइस, सीक्रेट इंडिया एक अलग से विभाग बनाया गया था इसी के माध्यम से, जो गुप्त रूप से कार्य करती थी। ठीक है, फिर ये आगे चलकर कहाँ चले गए, यूनाइटेड किंगडम चले गए। तो यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने 2 संस्थाओं का अभ्युदय किया। ठीक है, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। पहला एक है फ्री इंडिया, ठीक है, फ्री इंडिया, और दूसरा इन्होंने संचालित किया इंडिया हाउस के नाम से। किसके नाम से, इंडिया हाउस के नाम से इन्होंने संचालित किया। तो ये 2 ऐसे प्रक्षेत्र हैं जो इन्होंने संचालित किया। ठीक, इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण इवेंट भारत में 1937 में ये भारत में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, हिंदू महासभा के क्या बनाए गए, ये अध्यक्ष बनाए गए, और लगभग 42-43 तक इन्होंने काम किया। फिर जब 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम लाया गया था, तो अंग्रेजों का तर्क था कि इन्होंने क्या किया है, सशस्त्र विद्रोह की आगाह किया है, जिसकी वजह से इन्हें काला पानी की सज़ा दे दी गई थी, और सज़ा 50 साल की थी। 50 साल यानी काला पानी की सज़ा की समकक्ष मानी गई थी। ठीक है, और इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप भेज दिया गया था। तो वीर सावरकर से भी जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये हैं। ठीक है, 1-2 करंट इवेंट और है, जैसे
मेरीन जो मरीन एलिट फोर्स है उसका गठन तमिलनाडु में किया गया है। अब इसका क्या काम है, ये समुद्री जीव संरक्षण का काम करेगी, ठीक है। और यदि हम बात करें विकास दर को लेकर तो मूडीज़ के द्वारा आज ही एक प्रकाशित किया गया है पॉइंट कि भारत को जो 2022 में विकास दर होने वाला है वो लगभग 9.5% है। पहले इन्होंने 7 पॉइंट कहा था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।